नमस्कार। वेलकम टू चैनल ऑफ रचित क्लासेस। आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस एंड प्लानिंग, दैट इज पीएफपी के बारे में। पीएफपी का जो मार्च 2023 का जो पेपर था, एमसीक्यू टेस्ट, उसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं आज। तो सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं किस तरह से है। और शुरू करने से पहले आप जरा हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन द पर्सनल फाइनेंस स्टेटमेंट द, क्या है ये पर्सनल फाइनेंस स्टेटमेंट में किस तरह से होता है? दैट इज एन क्लोथिंग, एग्रीकल्चर लैंड, सेविंग अकाउंट एंड द म्यूचुअल फंड्स बिलोंग्स टू विच कैटेगरी ऑफ द असेट्स? यानी ये सारी कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, क्वेश्चंस में है। आंसर्स देख लेते हैं ऑप्शंस में। पर्सनल प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी, लिक्विड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट में आता है। पर्सनल प्रॉपर्टी, लिक्विड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट एंड रियल प्रॉपर्टी के अंदर आता है, या फिर इन्वेस्टमेंट, पर्सनल प्रॉपर्टी, रियल प्रॉपर्टी या लिक्विड एसेट्स, या फिर एसेट। तो हमें पता है कि क्लोथिंग जो है वो पर्सनल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। एग्रीकल्चर लैंड जो है वो रियल प्रॉपर्टी में आता है। सेविंग बैंक होता है या फिर कैश होता है, उसे हम लिक्विड एसेट्स कंसीडर करते हैं। ओके। और म्यूचुअल फंड है वो हमारा इन्वेस्टमेंट्स होता है। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट के हिसाब से हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी, और उसके हिसाब से देखा जाए तो मैच करता है पूरे का पूरा ए ऑप्शन। क्लोथिंग पर्सनल प्रॉपर्टी, एग्रीकल्चर लैंड रियल प्रॉपर्टी, सेविंग अकाउंट लिक्विड, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। तो ये होता है आंसर आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट स्टेप्स इन द पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग प्रोसेस आफ्टर द इम्प्लीमेंटिंग द फाइनेंशियल प्लान एंड स्ट्रेटेजी इज। एक बार आपने पर्सनल फाइनेंस में प्लान्स कर दिए, स्ट्रेटेजी बना दी, तो क्या होगा? डेफिनेट फाइनेंशियल गोल होगा। सेकेंड, रिफाइन द गोल्स एंड रिवाइज द प्लान्स एंड स्ट्रेटेजी होगी। एंड द पर्सनल सर्कमस्टेंसेस चेंजेस, यानी कोई सर्कमस्टेंसेस चेंज हुए तो periodically developed and implement the budget to monitor and control the process towards goal, या फिर use the financial statement to evaluate the results। तो क्या करना चाहिए? अगर आपके एक बार प्लानिंग कर दिया तो प्लानिंग करने के बाद वो फाइनेंशियल प्लान की स्ट्रेटेजी किस तरह से काम करेगी, तो वो आपको डेवलप किया हुआ है, उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उसको आप मॉनिटर कीजिए और जहां जहां लगे उसको कंट्रोल करते जाइए और आपके गोल की तरफ पहुंचते जाइए। तो आंसर इज सी, दैट इज पीरियडिकली डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंट budget to monitor and control the process progress toward the goal। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द टैक्स लायबिलिटी फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23 of Mr. G, 85 years old, whose taxable income is 23 lakhs, 5 lakh 69 5 lakh 90,600, 5 lakh 99,600, 5 lakh 9,600, या फिर 5 lakh 60,900। 23 लाख रुपए है, सुपर सीनियर सिटीजन है। तो आंसर इसका आता है 5,09,600। कैसे? तो सीनियर सुपर सीनियर सिटीजन है, अब 80 ईयर्स है, तो अप टू 5 लाख अमाउंट उसका नील हो जाएगा। तो ये मिस्टर जी का जो फाइनेंशियल गोल के हिसाब से हम देखें तो 5 लाख टू 10 लाख वो 20% में जाता है। तो 10 लाख माइनस 5 लाख करके 1 लाख रुपीज होता है। 10 लाख टू लेके हमारे पास 50 लाख का लिमिट है, लेकिन हमारी इनकम यहाँ पे 23 है, तो हमने 23 लिखा हुआ है। तो 23 - 10 जो हमारा 13 लाख हो जाएगा। 13 लाख का 30% के हिसाब से हो जाएगा 3,90,000। तो टोटल आपका हो जाएगा 4,90,000। उसके ऊपर हम हेल्थ एंड एजुकेशन केस लगाएंगे 4%। तो 4,90,000 का 4% यानी 19,600। तो टोटल नेट पेएबल अमाउंट आता है आपका 5,09,600। सो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिस्टर एच, जिनकी एज 42 ईयर्स है, द फॉलोइंग पेमेंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एक है LIC, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 2011 में ली थी उन्होंने, उसका प्रीमियम है 15,000, सम एश्योर्ड है 1 लाख रुपीज। इन्वेस्टमेंट ओवर पब्लिक प्रोविडेंट फंड 30,000। ट्यूशन फी है अपनी बेटी की 40,000 रुपये। कॉन्ट्रीब्यूशन टू यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान था वो 10,000 था। टर्म डिपॉजिट था बैंक ऑफ बड़ौदा में लिखा हुआ 5 ईयर्स का टर्म डिपॉजिट था, वो 35,000। और मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपको दे रखा है बाई चेक 30,000। व्हाट इज द अमाउंट क्वालिफिकेशन क्वालिफाइड फॉर द रिडक्शन ATC? अगर ATC के बाद बात करेंगे तो यहाँ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम तो आएगा नहीं। ओके, कोई बात नहीं, बाकी ऑप्शन दे रखते हैं 1,50,000, 90,000, 80,000 या फिर 1,30,000। तो हमारा आंसर है 1,30,000। कैसे? तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 15,000, हमारा 20% तक वैलिड है। तो 1 लाख का 20% यानी 20,000 तक हो सकता है, तो 15,000 ले लेंगे। सेकेंड, इन्वेस्टमेंट इन PPF किया हुआ है 30,000। ट्यूशन फी है बेटे की 40,000, वो भी ले लेंगे।
कंट्रीब्यूशन टुवर्ड यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान दैट इज यूलिप, वो भी है 10,000। टर्म डिपॉजिट है 5 साल का, तो वो भी रख सकते हैं 35,000। तो इनका अगर आप टोटल करेंगे तो हमें मिल जाएगा 1,30,000। हाँ, जो मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्रीमियम है वो 80D में जाएगा, तो यहाँ पे कंसिडर नहीं होगा। सो आंसर इज डी, दैट इज 1,30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर आई, इनकी एज है 39 ईयर्स, हैज टू बी पेड द फॉलोइंग मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। खुद के लिए 15,000, अपनी वाइफ के लिए जो 35 साल की है उसका 12,000, फादर जिनकी एज 68 ईयर्स है उनका 20,000, मदर 65 ईयर्स वो भी सीनियर सिटीजन में आती है 10,000। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80D फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23? तो ऑप्शन है हमारे पास 55,000, 25, 30 या फिर 50। ऑप्शन हमारे पास है 55,000। कैसे आएगा? तो यहाँ पे देखें, फॉर फैमिली की कैलकुलेशन करें तो खुद का 15,000 है, अपनी वाइफ का 12,000 है, कुल मिला के हो गया 25,000। यहाँ बेटा बेटी नहीं है तो उनका होता है 25,000। टोटल हमारे पास हो रहा है 27,000, लेकिन मैक्सिमम लिमिट हमारे पास 25 है, तो हम 25 लेंगे। पेरेंट्स की बात करें तो फादर एंड मदर दोनों सुपर सीनियर सिटीजन हैं, तो उनका लिमिट हो जाता है 50,000 रुपये। यहाँ पे 20,000 और 10,000 भी कुल मिला के 30,000 हो रहा है, तो हम कुछ 30,000 देंगे, तो 30 + 25 कुल मिला के हो जाएगा 55,000। सो ऑप्शन ए जो हमारे पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कैलकुलेट द टोटल लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑन 31/12 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास तीन चीजें हैं, आउटस्टैंडिंग एजुकेशन लोन है, कार लोन है, होम लोन है। 1/4 का बैलेंस, 1/1 का बैलेंस है, और क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। ऑप्शन है 190, 840, 930 या फिर 1,50,000। तो एजुकेशन लोन हो, कार लोन हो या होम लोन हो, तीनों की तीनों हमारे लिए जो क्लोजिंग बैलेंस है वही हमारे लिए लायबिलिटी होगी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, तीनों लॉन्ग टर्म है। सो यहाँ पे 1,40,000 आ जाएगा आपका। सो टोटल अमाउंट यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है कि कैलकुलेट द सेविंग रेशियो ऑफ मिस्टर ए फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कौन सी इंफॉर्मेशन है? एक तो इनकम फ्रॉम सेल ऑफ लैंड है 6 लाख रुपए, इनकम फ्रॉम सैलरी 3 लाख रुपीज, टैक्स पेड बाय मिस्टर ए 12,000 ड्यूरिंग द ईयर, एंड कैश सरप्लस है 6,45,000। ओके, तो किसके हिसाब से देखेंगे तो कितना आएगा आपका? यहाँ पे तो हमें सेविंग रेशियो फाइंड करना है 66.77, 77, 72.63, 71 या फिर 75.09। तो आंसर है हमारे पास 72.63। कैसे? कि सेविंग रेशियो जो है उसका मतलब होता है कैश सरप्लस डिवाइड बाय इनकम आफ्टर टैक्स इंटू 100। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कैश सरप्लस यानी कैश इन हैंड और कैश इन बैंक यहाँ पे आता है। तो कैश सरप्लस यहाँ पे हमें दे रखा था कि टोटल अमाउंट हमारे पास है यहाँ पे 6,45,000। ओके, कैश सरप्लस। और इनकम टैक्स, इनकम आपका है यहाँ पे, सैलरी इनकम है 3 लाख रुपए, और सेल ऑफ लैंड है 6 लाख रुपए, कुल मिला के 9 लाख रुपए आपकी है। उसमें से आपको टैक्स माइनस कर देना है, जो कि 12,000 उसने पे किया है, तो 8,88,000। तो हमने परसेंटेज निकाल दिया 6,45,000 डिवाइड बाई 8,88,000। तो आंसर मिला 72.63%। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर के जो है एज 62 ईयर्स है, हैज अर्निंग द इंटरेस्ट ऑफ इंटरेस्ट इनकम वो अर्न कर रहे हैं। सो 14,000 फ्रॉम द सेविंग बैंक एंड 48,000 फ्रॉम द फिक्स्ड डिपॉजिट। That's how much deduction shall be available to him under the which section for the assessment year 22-23? यहाँ पे 22-23 है, तो सेक्शन TTB 62,000 है, TTA 48, TTA 10,000 या फिर TTB 50,000। देखो, सीनियर सिटीजन्स के लिए सेक्शन लगता है TTB। उसके अंदर आप जो भी बैंक इंटरेस्ट अर्न करते हो वो आपके लिए टैक्सेबल और एग्जेम्पशन रहता है। तो उसके अंदर हमारे पास लिमिट है 50,000 रुपीज की। तो यहाँ पे देखो आपकी 14,000 को फिक्स डिपॉजिट, अरे सेविंग अकाउंट का, और 48,000 फिक्स डिपॉजिट का, कुल मिला के आपका हो रहा है करीबन करीबन 4, 5, 6, 60, तो 60,000, 64,000, सॉरी 62,000। तो यहाँ 62,000 तो मिलेगा नहीं, तो हम 50,000 दे देंगे, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 50,000 है अंडर सेक्शन TTB। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कैलकुलेशन भी हमने कर दी है कि इंटरेस्ट ऑन बाय सीनियर सिटीजन है, तो मैक्सिमम लिमिट है 50,000।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एल इज टेकन द फॉलोइंग एजुकेशन लोन ऑन 1 अप्रैल, कंप्यूटर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E फॉर द असेसमेंट ईयर 22-23। चार यहाँ पे 5 लोन है। पहली लोन है खुद के लिए, दूसरी अपने बेटे के लिए, अपनी डॉटर के लिए, कजिन और फ्रेंड। तो कजिन और फ्रेंड तो यहाँ पे 80 में नहीं आते। कौन से क्लास के लिए है, लिखा है कि हिमसेल्फ MBA, अपने बेटे के लिए एमएड कर रहा है। डॉटर भी यहाँ पे निकल जाएगी क्योंकि डॉटर 10th क्लास की है। बिलो 12th स्टैंडर्ड यहाँ पे 80E में डिडक्शन नहीं मिलता क्योंकि 80E हायर एजुकेशन के लिए है और 10th स्टैंडर्ड हायर एजुकेशन में नहीं आता है। सो लोन 1 और लोन 2 ही रह गया। अमाउंट देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ लोन दे रखी है, उसके एनुअल रीपेमेंट ऑफ लोन दे रखा है और एनुअल इंटरेस्ट दे रखा है। तो हमें सिर्फ इंटरेस्ट लेना है। तो हम यहाँ पे लिख गए इंटरेस्ट 20,000 प्लस 10,000 30,000। ऑप्शन देख लेते हैं। 4 ऑप्शन हमारे पास है। सो ऑफ कोर्स हमारा आंसर आएगा डी, दैट इज 30,000। तो सेक्शन ई जो है इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन है। पहली कंडीशन है लोन फॉर द हायर एजुकेशन, दैट इज 12th और हायर स्टडीज। और सेकंड है फॉर हिम स्पाउस एंड डिपेंडेंट चिल्ड्रन। तो लोन 3 10th स्टैंडर्ड में है उसकी डॉटर, इसलिए नहीं आएगा। लोन 4 कजिन है, इसलिए नहीं आएगा। लोन 5 है वो फ्रेंड है, इसलिए नहीं आएगा। तो ये 3 अमाउंट नहीं आएगी, अदरवाइज बाकी तीनों दो फर्स्ट लोन एंड सेकंड लोन कंसिडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In personal finance statement that describe the financial position is a detailed short-term financial forecasting that the compared estimate income and expenses over time and measures the financial performance. तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो फाइनेंशियल पोजीशन भी मेंटेन करती है या फोरकास्ट भी कर सकते हैं, फाइनेंशियल फोरकास्ट फॉर द एस्टिमेटेड इनकम और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी दिखाती है। बैलेंस शीट, income statement, budgets, financial plan, budget and balance sheet, budget, income expense statement and income expense balance sheet and budget. तो यहाँ पे ये जो 3 है, बैलेंस शीट, बजट एंड इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट, ये जो होता है ये हमारा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दिखाता है और पोजीशन भी मेजर्स करता है। सो आंसर इज सी, दैट इज बैलेंस शीट, बजट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरेज propensity to consume is refers to। एवरेज propensity का मतलब क्या होता है? Percentage of each rupee in income on an average save rather than the spending on current needs. Each rupee of income on an average that the spend for the current needs. Each rupee of the income spent on investment, या फिर each rupee of expenditure on the total। तो यहाँ पे पैसे पहले ही मेंशन किया, एवरेज propensity to consume, तो सेविंग की तो बात ही नहीं बनेगी। ओके, तो स्पेंड फॉर द करंट नीड्स, जो आप अपनी रादर देन सेविंग, आप सेविंग करने की वजह पे अगर आप उसको खर्च करते हो करंट स्पेंडिंग के लिए, तो उसे हम कहेंगे एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू कंज्यूम। अगर सेविंग करना है तो उसे कहते हैं एवरेज प्रोस्पेंसिटी टू सेव। ओके, दैट इज APS, यहाँ पे होता है APC। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर मिस्टर जे। 35 साल के हैं मिस्टर जे और इंडियन रेसिडेंट है। हु इज हैविंग द डिपेंडेंट मदर, 70 इयर्स और रेसिडेंट है। एक्सपेंडिचर उन्होंने किया है 20,000 incur on medical treatment of the specific disease as prescribed by the medical board in a year 21-22. A dependent mother in the hospital recognized by the chief commissioner. Amount received from the insurance company 60,000 है और एम्प्लॉयर ने भी 20,000 रुपए दिए। तो डिडक्शन कितना मिलेगा DDB में? DDB डिपेंडेंट के ऊपर होता है, तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट्स है उनकी मदर उनके ऊपर डिपेंडेंट है। ऑप्शन देख लेते हैं, 1 लाख, 120, 60,000 या फिर 20,000। तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर आएगा 20,000। कैसे आएगा 20,000? तो बोले मैक्सिमम हमारे पास यहाँ पे 40,000 है, बिलो 60 ईयर्स है डिपेंडेंट पर्सन तो, और सीनियर सिटीजन है और डिपेंडेंट है तो 1 लाख रुपए है। तो यहाँ पे कुल खर्चा उनका 1,20,000, तो उसकी जगह पे हमें मैक्सिमम लिमिट हो जाएगी 1 लाख। और उसमें से जो एम्प्लॉयर ने पैसा दिया या फिर जो इंश्योरेंस कंपनी ने पैसा दिया वो माइनस कर लेंगे, तो बैलेंस अमाउंट बनता है 20,000। तो वो आपको DDB में मिल जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से गिफ्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा सही नहीं है? Reduction respect of the interest on loan taken for acquisitions of residential house property is available
ATEE में के अंदर आपने अगर लोन लिया है रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के लिए, उसका इंटरेस्ट आपको मिलता है। TTA के अंदर इंटरेस्ट डिपॉजिट ऑन सेविंग अकाउंट मिलता है। डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन ATE में मिलता है। एंड डिडक्शन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट पेएबल ऑन द लोन टेकन फॉर द परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ATEEA में मिलता है। इसमें से कौन सी चीज हमारे पास गलत है? तो यहाँ पे गलत है, TTA नहीं होता, TTB होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर आपको EEA सॉरी EEB है डिडक्शन, यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए, तो ये गलत है। सो आंसर इज टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द डिडक्शन अवेलेबल टू द मिस्टर M। मिस्टर M 35 साल के हैं और सफरिंग फ्रॉम 50% डिसेबिलिटी एंड दे रखा है इंडिविजुअल स्पेंड एंड 10,000 ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट और 10,000 रुपये मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिपेंडेंट सिस्टर 32 years, being the person suffering from the several disability। उनकी सिस्टर भी ऐसी है। एंड ऑल्सो मेड द डिपॉजिट इन LIC फॉर द मेंटेनेंस एंड डिपॉजिट फॉर हर सिस्टर। तो कौन कौन सा है यहाँ पे मिलने वाला है? तो ATEE जो है वो होता है डिपेंडेंट के लिए, 1,25,000 दे रखा है और डिडक्शन 1,25,000 ATU खुद के लिए मिलेगा, वो ATU में मिलेगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि ATEE में 75,000 और खुद को मिलेगा 1,25,000। दूसरा, खुद को भी एक यानी दीदी के लिए मिलेगा 1,25,000 और खुद के लिए मिलेगा 75,000 या फिर दोनों के लिए 75,000। तो यहाँ पे चीज मेंशन करने लायक ये है कि मिस्टर M हो 35 साल के हो और उनकी डिपेंडेंट सिस्टर 32 years की है, तो मैक्सिमम लिमिट लगता है 75,000। डिपेंडेंट सिस्टर है इसलिए 75,000 ATEE में लगेगा और खुद जो डिसेबिलिटी में आते हैं 50%, तो उसके लिए भी यहाँ पे क्या आएगा 75,000 मिलेगा, वो भी सीनियर सिटीजन नहीं है। तो 75,000 की लिमिट रहेगी और डिसेबिलिटी के अंदर यहाँ पे एज नहीं देखी जाती, डिसेबिलिटी के परसेंटेज देखे जाते हैं। तो मैक्सिमम 125 है, लेकिन और यहाँ पे उनकी दीदी के लिए कुछ मेंशन किया गया है, तो फ्लैट यहाँ पे रिडक्शन दिया गया 75,000 फॉर बोथ, सॉरी ATEE 1,25,000, 50% मोर देन 40% डिसेबिलिटी है तो खुद के लिए मिलेगा 1,25,000 और दीदी के लिए मिलेगा ATU में 75,000 और यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है कितना है। आंसर मेरे ख्याल से डी आएगा, दैट इज 75,000 फॉर ईच। नेक्स्ट क्वेश्चन, from the following information calculation the solvency ratio of Mr. B, liquid assets 5 lakhs, investment 10 lakhs, real property 20 lakhs, personal property 5 lakhs, short term liability है 1 लाख रुपए और long term liability है 4 लाख। हमें फाइंड करनी है सॉल्वेंसी। 100% सॉल्वेंसी है, 87.5 है, 114.28 है या फिर 50% है। तो सॉल्वेंसी के अंदर आता है 87.5। रेशियो हमारा है टोटल नेटवर्थ अपॉन टोटल असेट्स। अब नेटवर्थ का हमें पता है कि टोटल असेट्स में से अगर टोटल लायबिलिटीज माइनस करेंगे तो नेटवर्थ मिलता है। असेट्स के अंदर अगर हम टोटल करेंगे तो लिक्विड असेट्स 5 लाख, इन्वेस्टमेंट 10 लाख, पर्सनल प्रॉपर्टी 20 लाख और सॉरी रियल प्रॉपर्टी 20 लाख और पर्सनल प्रॉपर्टी 5 लाख। कुल मिला के अगर हम देखें तो 30 लाख रुपए की आपकी प्रॉपर्टी हो जाएगी। और शॉर्ट टर्म यहाँ पे सॉरी 40 लाख रुपए की हो जाएगी और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी आपकी 1 लाख है और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 4 लाख। तो कुल मिला के 5 लाख की लायबिलिटी होगी। तो 40 lakhs माइनस 5 lakhs 35 lakhs आपका नेटवर्क डिवाइड बाय टोटल असेट्स 40 lakhs, तो हमारा परसेंटेज मिलता है 87.5%। इंटू 100 करना पड़ेगा इसके अंदर सॉल्वेंसी रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following deduction is available to the individual as well as actuary? ATE जो है, ATEE है, ATEEA है, ये तीनों सिर्फ इंडिविजुअल के लिए अवेलेबल है, फैमिली के साथ भी है लेकिन HUF इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। ATEE है वो HUF के लिए भी शायद अवेलेबल है, तो आंसर इज डी, दैट इज ATEE। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द लिक्विडिटी रेशियो ऑफ द मिस्टर C ऑन 31st July। तो कैश बैलेंस है 1 लाख रुपीज, सेविंग बैंक अकाउंट का 3 लाख है, आउटस्टैंडिंग रेंट आपका 20 लाख है और टेलीफोन बिल है 5,000। इंस्टॉलमेंट ऑफ होम लोन ड्यू विद इन द ईयर यानी शॉर्ट टर्म है 1,75,000। हमें कैलकुलेट करना है लिक्विडिटी रेशियो, तो 200% है, 22% या फिर 2.2। तो 200% आएगा किस तरह से? लिक्विडिटी रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय शॉर्ट टर्म डेट्स।
तो आपका लिक्विड एसेट्स किस तरह से बनता है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है, सेविंग अकाउंट, दोनों का टोटल कर लेंगे, 1 लाख और 3 लाख, कुल मिला के 4 लाख आपकी लिक्विड एसेट्स हो जाएगी। और जो टेलीफोन बिल है, रेंट है, या फिर होम लोन का इंस्टॉलमेंट विद इन द ईयर, ये सारा आपके शॉर्ट टर्म लायबिलिटी में आते हैं। तो वो उसका मिला के हमारे पास हो रहा है 2 लाख रुपीज। तो 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, दैट इज 200%। ये आपका हो गया लिक्विडिटी पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द रियल प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर डी। रियल प्रॉपर्टी काउंट करना है, तो रियल प्रॉपर्टी में लैंड आता है या फिर रेसिडेंशियल हाउस, सेकेंडरी होम, ये सारी चीजें आती है। यहाँ पे लैंड 50 लाख दे रखा है और रेसिडेंशियल होम 40 लाख है, यानी कुल मिलाकर 90 लाख हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। हमारे पास सी ऑप्शंस, डी ऑप्शंस, 4 ऑप्शन मिल गए। तो आंसर आपका आएगा बी, दैट इज 90 लाख। इसके अंदर आएगा आपका, एक तो लैंड आ जाएगी 50 लाख की और रेसिडेंशियल हाउस आ जाएगा 40 लाख का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्लैंक इज ऑफ एन एग्रीमेंट ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन सच अ वे दैट maximum tax benefit are to be employed to minimize the tax liability। तो क्या करना पड़ेगा, टैक्स इवेशन कर, चोरी करनी पड़ेगी टैक्स की, टैक्स अवॉइडेंस, नहीं पे करना है टैक्स तो भी हो जाएगा, प्लानिंग करना पड़ेगा या फिर अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग करना पड़ेगा, पहले प्लानिंग करोगे तो ये सब कुछ नहीं होगा। तो आंसर इज सी, दैट इज द टैक्स प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिस्पेक्ट ऑफ द 18 ओके, deduction in respect of the payment of interest on loan taken for the higher education, deduction in respect of the rent paid, deduction in respect of the interest deposit of the saving bank account, ये तो शायद TTA में है, deduction in respect of the interest loan taken for acquisition of residential house property, residential house property डबल ई में है या फिर एजुकेशन लोन हायर डबल ई में है। हमें पता है कि हाउस प्रॉपर्टी डबल ई में है और 80E जो है सिर्फ ई है वो हायर एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी, डबल ई। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग है, लिक्विड एसेट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, रियल प्रॉपर्टी और पर्सनल प्रॉपर्टी है। तो लिक्विड एसेट्स किसे कहेंगे, जिसमें जो फाइनेंशियल एसेट्स है जिसमें लो रिस्क होता है। इन्वेस्टमेंट किसे कहेंगे, तो ये आप इमूवेबल या फिर लॉन्ग, यहाँ पे क्या करेंगे, मूवेबल एंड डिपेंडिव इन द वैल्यूज, एक्विजिशन टू ऑन द रिटर्न रादर देन द प्रोवाइड सर्विसेज, या फिर इमूवेबल रिलेटिव लॉन्ग लाइफ एंड हाई कॉस्ट एंड मे अप्रिशिएट इन द वैल्यू। ऑप्शन देख लेते हैं कि 1 डी, 4 ऑप्शन हमारे पास है, सेकेंड का सी, बी क्या है। तो यहाँ पे जो है कि आपकी जो लिक्विड एसेट्स है वो लो रिस्क फाइनेंस होती है। सेकेंड थिंग, जो आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है फ्यूचर में रिटर्न्स अर्न करने के लिए होता है, आपने एक्वायर किया है तो एक्वायर टू अर्न द रिटर्न्स, और इसका आएगा सी। रियल प्रॉपर्टी किसे कहते हैं, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज होती है आपके पास वो रियल प्रॉपर्टीज होती है। और पर्सनल प्रॉपर्टी जो मूवेबल है और डेप्रिशिएटेड वैल्यूज की वैल्यूज प्लस माइनस होती जाती है। सो आंसर इज ए। सो फर्स्ट का डी, लिक्विड एसेट्स के लिए लो रिस्क फाइनेंस, investments for acquired to earn the return in future. Third, real property, immovable property, and personal property that is movable and any made difference in the value. Next question. Calculate the debt serving coverage ratio from the given information. Total yearly gross income आपकी 4 लाख है, इंस्टॉलमेंट आपने पे किया है 2 लाख रुपए, तो 200, 50, 40 या फिर 20%। तो यहाँ पे हमारे पास 50% आंसर आएगा। कैसे, डेब्ट सेविंग का डेब्ट कवरेज रेशियो जो है उसका फॉर्मूला है टोटल डेब्ट डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग इनकम। तो आपका डेब्ट हो रहा है 2 लाख रुपए और आपकी इनकम है 4 लाख रुपए, तो आपके ऑफकोर्स आप 50% आपका आराम से कंप्लीट कर पाओगे। नेक्स्ट, Mr. F is a residential individual age 52 years and the net income is 70 lakh. The tax liability of Mr. F is assessment year 22-23 is क्या है, एक है 3,35,040, 3,35,400, 3,53,400 या फिर 3,53,040। तो हमारा आंसर है बी, दैट इज 3,35,400। कैसे, तो मिस्टर एफ जो है वो सीनियर सिटीजन भी नहीं आ गए, 52 ईयर, अभी 8 साल की देर है, तो अप टू 2,50,000 उनका नहीं लगेगा। 2 लाख टू 5 लाख 5% लगाएंगे, 5 लाख टू 10 लाख 20% लगाएंगे, और 10 लाख से ऊपर जो 17 लाख है तो 7 लाख के ऊपर 30% लगाएंगे। तो 12,500, 1 लाख और 2,10,000 का कुल मिला के हो रहा है 3,22,500।
जिसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन कैश लगेगा 4%, तो 12,900 रुपये हो रहा है। तो कुल मिला के अमाउंट बन रही है 3,22,500। ओके, तो ये नेट टैक्स लायबिलिटी हो गई हमारे पास 3,22,500। नेक्स्ट कैलकुलेशन में शायद मिस्टेक है वहां पे। कैलकुलेट द नेट वर्थ फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज ऑन 31st। तो कैश इन बैंक एंड बैलेंस 70,000, इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड एंड म्यूचुअल फंड है 30,000, प्रिलिमिनरी हाउस है उसका प्राइमरी हाउस 13 lakhs, एग्रीकल्चर लैंड 3 lakhs, अप्लायंसेस है आपका 3 lakhs, होम लोन है आउटस्टैंडिंग 12 लाख, पर्सनल लोन है 3,85,000, ग्रॉसरी बिल 5,000 बाकी है, और इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 रुपया बाकी है। तो कैलकुलेट नेट वर्थ का करना है तो टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 20 lakhs, तो 12 lakhs, 16 lakhs या फिर 4 lakhs। सो हमारा आंसर आता है 4 lakhs रुपीज। कैसे? तो नेट असेट्स, टोटल असेट्स में से टोटल लायबिलिटी माइनस करेंगे। कैश है बैंक बैलेंस यानी 70,000 प्लस 30,000 हमारा म्यूचुअल फंड यानी 1 लाख रुपए। उसके अंदर प्राइमरी होम 13 लाख ऐड कर दो तो 14 lakhs हो जाएगा। 14 lakhs के अंदर एग्रीकल्चर लैंड 3 लाख की ऐड कर दो तो 17 lakhs हो जाएगा, और होम अप्लायंसेज उसके अंदर ऐड कर दो तो 20 लाख हो जाएगा। अच्छा, टोटल लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है हमारे, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 12 लाख रुपए होम लोन का। आउटस्टैंडिंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है 3,85,000, ग्रॉसरी बिल है 5,000 और इलेक्ट्रिसिटी 10,000। कल सबको मिलाया तो हमारा टोटल लायबिलिटी हो गई 16 लाख। तो 4 लाख रुपए हमारे नेट वर्थ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, ट्रिपल सी एंड CCD कैन नॉट बी एक्सीड। तो ये इसका लिमिट हमारे पास पता है 1.5 लाख रुपए का है। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास 4 दे रखे हैं, तो आंसर इज बी 1,50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ ट्रू एंड फॉल्स। शॉर्ट टर्म फाइनेंस गोल्स आर टू बी सेट each year and cover the period of more than 2 years. Income expenditure statement of the personal finance is the prepared on the cash basis. ये भी सही है। Standard of living is necessary, comfort and luxury as well as the desire. तो क्या आंसर है हमारे पास, कौन सा फॉल्स है कौन सा ट्रू है? तो यहाँ पे आंसर आता है बी, दैट इज जो शॉर्ट टर्म होता है वो 1 साल के लिए होता है फाइनेंस, यानी पहला वाला 2 साल है वो गलत है। दूसरा वाला सही है कि भी इनकम एक्सपेंडिचर जो स्टेटमेंट आप बना रहे हो वो कैश बेसिस पे बनता है। ओके, जैसे पाए कैश रिसीव होगा तब लिखेंगे, पे किया तब लिखेंगे, बट आउटस्टैंडिंग और लायबिलिटी वगैरह नहीं लिखेगा। और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो होता है इसके अंदर हमारा कंफर्ट्स, लग्जरी, नेसेसरी सब कुछ, और हमारी इच्छा भी है, हमारे डिजायर्स के हिसाब से भी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डिसाइड होता है। सो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following represent the amount of money you would be have to after selling all your uh, owned assets at the estimated fair market value and paying off your liabilities। आप अपनी जितनी भी आप क्या कहते हैं मनी आपके अमाउंट है प्रॉपर्टीज वगैरह है जो ओन किया है उसे आप बेच दोगे और आपका सारे लाइबिलिटीज आप पे कर देंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेविंग कहेंगे, इन्वेस्टमेंट कहेंगे, नेटवर्थ कहेंगे या डैप्स कहेंगे? तो सब कुछ माइनस करने के बाद बनता है तो उसे नेटवर्थ ही कहेंगे। तो आंसर इज सी, नेटवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेट ऑफ सर्च चार्ज है कितना? ये हमें पूछा है 2 करोड़ से 5 करोड़ का सर्च का रेट कितना है? 25, 37, 15 या फिर 10? तो 2 करोड़ से 5 करोड़ के लिए बनता है 25%। जो हमारा रेट है अप टू 50 लाख टू 1 करोड़ 10% सर्च चार्ज लगता है, 1 करोड़ टू 2 करोड़ 15%, और 1 करोड़ टू 5 करोड़ 2 करोड़ टू 5 करोड़ है वो आता है 25%। तो हमारा यहाँ पे 2 करोड़ टू 5 करोड़ 25% लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑन 1st January 2022 मिस्टर ई हैज परचेज अ कार वर्थ ₹10 लाख बाय पेइंग द डाउन पेमेंट ऑफ 1 लाख, और बाकी का 9 लाख रुपए का आपने ICICI से लोन ले लिया है। कार लोन का इंस्टॉलमेंट है आप 1,50,000 पे करो, इंक्लूडिंग इसके अंदर 1 लाख रुपए आपका इंटरेस्ट अमाउंट है। तो बैलेंस कार लोन कितना बचेगा? ऑफकोर्स कितना बचेगा पता चल जाएगा। तो हमारे पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल है, आप जब कैलकुलेट कर लो। 10 लाख में से 1 लाख का डाउन पेमेंट था, 9 लाख बच गए। तो 9 लाख में से आपको कितना माइनस करना है? 1.5 लाख माइनस करना है, या फिर 1 लाख माइनस करना है, या फिर 50,000 माइनस करना है? 1.5 लाख का हमारा इंस्टॉलमेंट था, उसमें 1 लाख रुपए तो इंटरेस्ट था। तो इंटरेस्ट निकाल दो, हमारा कैपिटल कितना कम हुआ? कैपिटल सिर्फ 50,000 कम हुआ, तो 8.5 लाख रुपए बचेंगे वापस। तो आंसर इज डी, दैट इज 8,50,000। नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेशन हमने देख ली है।
अमाउंट ऑफ लोन पेड में सिर्फ 50,000 लेंगे, क्योंकि 50,000 रुपया ही आपका कैपिटल था। 1 लाख रुपए जो 1.5 लाख के अंदर था, 1 लाख तक का इंटरेस्ट था। नेक्स्ट, रेसिडेंशियल इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम इज नॉट मोर देन 5 लाख, जिसकी इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो 87A में कितना डिडक्शन मिलेगा और अप टू विच अमाउंट, विच एवर इज लेस। तो 87A का रूल्स अगर आपको शायद याद है तो आपको यहाँ पे आंसर पता होगा। रूल ये कहता है कि अगर आपकी 5 लाख से कम इनकम है तो अप टू आपको कितना 100% मिल जाएगा इनकम टैक्स माइनस, या फिर 12,500। सो ऑप्शन बी है यहाँ पे 100% और 12,500 विच एवर इज लेस। नेक्स्ट, हमारे पास क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन खत्म हो गए। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, एंड तक देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।